हेलो डियर स्टूडेंट, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। विद्यार्थियों, आज हम जो पढ़ेंगे वह विशेष रूप से भारतीय संविधान में जो मौलिक अधिकार जो दिया गया है भारत के नागरिकों को, हम उसके बारे में आज पूर्ण रूप से अध्ययन करेंगे। आज सबसे पहले तो भारतीय संविधान के बारे में पढ़ेंगे और उस दिन भी पढ़े थे भारतीय संविधान क्या है, इसकी विशेषता क्या होती है, इन सब का चर्चा हम पिछली वीडियो में कर चुके हैं। तो आज हम पढ़ेंगे कि मौलिक अधिकार क्या होते हैं, मौलिक अधिकार किसे कहते हैं, कौन कौन से अधिकार भारत के नागरिकों को दिया गया है, इन सब का चर्चा आज की वीडियो में होगा। तो विद्यार्थियों, जो आप लोग इस वीडियो को देखना और बताना, जो आपको समझ नहीं आएगा आप कमेंट करके पूछना, ठीक है। हम उसको जो है आपको जो पुनः वीडियो बनाया जाएगा हम वह समाधान आपके प्रति कर देंगे। तो जो इस चैनल पर नए हैं वो इस चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, बाकी आप लोग लाइक और शेयर करना ही है। सबसे पहले हमें समझेंगे कि अधिकार क्या होता है। सबसे पहले हमें जानेंगे कि अधिकार किसे कहते हैं। देखिए, अधिकार का मतलब यह होता है कि किसी भी व्यक्ति को पूर्णतः स्वतंत्रता प्रदान न करना। अगर हम किसी भी व्यक्ति को पूर्ण रूप से हम उसको स्वतंत्र कर देंगे तो वह व्यक्ति क्या हो जाएगा, धीमे धीमे निरंकुश हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर कोई अंकुश रहेगा ही नहीं। उसी प्रकार से जिस प्रकार से अगर आप किसी को अधिकार दे रहे हो तो वह किस प्रकार से अधिकार का प्रयोग कर रहा है, उचित प्रयोग कर रहा है कि अनुचित प्रयोग कर रहा है, ये सब जानकारी करने के लिए जो है हमको क्या उसके ऊपर कोई न कोई प्रभाव दबाव डालना ही पड़ता है या उसे पूछताछ करनी पड़ती है। तो वैसे ही भारत देश में जितने भी नागरिक हैं सबको अधिकार दिया गया है। जितनी हम सब की जरूरतें हैं अधिकार के मामले में, वो अधिकार भारत सरकार द्वारा या भारतीय संविधान द्वारा भारत के नागरिकों को दिया गया है। और वह कौन कौन से मौलिक अधिकार है हम उसके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हमें जानेंगे कि अधिकार किसे कहते हैं, है ना। अधिकार की परिभाषा एक राजनीतिज्ञ हैं प्रोफेसर लास्की। आप लोग कॉपी पेन लेकर जरूर बैठिएगा क्योंकि आज हम आपको लिखते हुए पढ़ाते हुए चलेंगे, ठीक है ना। आप कॉपी पेन लेकर बैठिए और आप नोट करते हुए चलिए, ठीक है। हम पढ़ेंगे कि प्रोफेसर लास्की ने क्या कहा था अधिकार के बारे में। तो प्रोफेसर जो लास्की हैं वह यह बता रहे हैं कि अधिकार जो है सामाजिक जीवन की क्या है, स्थितियां परिस्थितियां हैं। अधिकार सामाजिक जीवन की स्थितियां और परिस्थितियां हैं जिनसे कोई भी नागरिक वंचित नहीं रह सकता, जिससे कोई भी व्यक्ति इससे वंचित नहीं रह सकता। अर्थात अधिकार वे हैं जो किसी व्यक्ति के विकास के लिए आवश्यक होता है। यद्यपि जब हम किसी व्यक्ति को किसी चीज का अधिकार नहीं देंगे तब तक हम कैसे जानेंगे कि उस व्यक्ति के अंदर कितना गुण है, हमें कैसे मालूम चलेगा। तो इसी प्रकार से अधिकार दिए जाते हैं और वैसे ही भारतीय संविधान में दिया गया है मौलिक अधिकार, ठीक है। तो मौलिक अधिकार जो है हमारे संविधान में सबसे पहले 7 बनाया गया था, लेकिन बाद में और वर्तमान में 6 कर दिया गया था। हम इसके बारे में पढ़ रहे हैं। जो आप मेरी बातों को सुनते हुए चलना और लिखते हुए भी चलना, कॉपी पेन लिए रहना। मैं बताया था कि 25 भाग हैं। जो भारतीय संविधान बनाया गया था उसमें 22 थे, लेकिन वर्तमान में जो है 25 भाग हैं। और भाग 3 में जो है मौलिक अधिकार का वर्णन किया गया है। भारत के नागरिकों को कितनी प्रकार से अधिकार देनी है, उनको कितना स्वतंत्रता देना है, यह जो है मौलिक अधिकार जो है भाग 3 में इन सभी चीज़ों का वर्णन किया गया है। और अगला है हमारा कि जो मौलिक अधिकार है यह अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक। कहाँ से मौलिक अधिकार जो है लिया गया है, कहाँ से, भाग 3 से लिया गया है ना। और अनुच्छेद कहाँ से, 12 से लेकर के
35 तक। अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक भारतीय नागरिकों को जितने भी मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं उन सभी का वर्णन जो है भारतीय संविधान में जो अनुच्छेद बनाए गए हैं उन्हें 12 से लेकर के 35 अनुच्छेदों के अंतर्गत इसका वर्णन किया गया है। और भाग 3 में जहाँ बहुत बार पूछा जाता है कि मौलिक अधिकार किस भाग में इसका वर्णन किया गया है, तो उसका आंसर होगा भाग 3 में वर्णन किया गया है। और एक क्वेश्चन पूछता है इससे संबंधित कि भारतीय संविधान का जो मौलिक अधिकार है यह किस देश के संविधान से लिया गया है, तो यह लिया गया हमारा संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया। कहाँ से लिया गया है? संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है, ठीक है ना। संयुक्त राज्य अमेरिका से जो हमारे मौलिक अधिकार हैं वह लिए गए हैं। ये जो विषय चल रहा है यह जो है 9 से लेकर के जो है जितने भी तैयारी करने वाले लोग हैं उनके लिए सबके लिए यह क्या जरूरी है, 9, 10, 11, 12 या जो भी जिस चीज की तैयारी कर रहे हैं उसमें अधिकतर संविधान से ये सारे क्वेश्चन पूछने को मिलते हैं। तो बता दिए कि जो है मौलिक अधिकार अमेरिका से लिया गया है और भाग 3 में इसका वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 12 से 35 तक जो भी वर्णन किया गया है वो इसी के लिए ही किया गया है, ठीक है। अब अगर हम पॉइंट पढ़ेंगे कि जब संविधान बना था उसमें 7 मौलिक अधिकार थे। जब संविधान बना था उसमें संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1979 द्वारा किसमें 44वें संविधान संशोधन 1979 में 44वें संविधान संशोधन द्वारा 1979 में वर्तमान में जो अधिकार हो गए ये हो गए कुल मिलाकर के 6, ठीक है। तो जो 7वां था वह था संपत्ति का अधिकार। जो 7वां उसमें जो 7 अधिकार थे तो उसमें 7वें अधिकार जो 7वां अधिकार था वह था हमारा संपत्ति का अधिकार। इसमें जो संपत्तियां होती थी वह जो उसी व्यक्ति की होती थी, भारत सरकार की नहीं होती थी। ये सब बातें उसमें वर्णन किया गया था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। आज ये स्थिति है कि हमारी सभी संपत्ति पर भारत सरकार का जो है पूर्णतः अधिकार है ना। तो इस पे जो है मौलिक अधिकार हम सबको नहीं दिया गया है। तो मौलिक अधिकार में संपत्ति के अधिकार को कब हटाया गया? 1979 में। कौन से संविधान संशोधन द्वारा? तो 44वें संविधान संशोधन द्वारा 1979 में संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया था। इस प्रकार से जो 7वां अधिकार था संपत्ति का अधिकार वह समाप्त हो गया। तो वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार है। वर्तमान में 6 ही मौलिक अधिकार है, ठीक है। और जो संपत्ति का जो अधिकार था इसको जब यहाँ से हटाया गया तो इसको किस में रखा गया? कानूनी अधिकार में। किसे रखा गया? कानूनी अधिकार में। और किस अनुच्छेद में यह गया? यह जो है गया आपका अनुच्छेद 301 के अंतर्गत। अनुच्छेद 301 के अंतर्गत जो कानूनी अधिकार के अंतर्गत संपत्ति के अधिकार को यहाँ से हटा करके उसको कानूनी बना दिया गया, ठीक है। अब आप समझ गए होंगे कि मौलिक अधिकार किसे कहते हैं, यानी कि मुख्य अधिकार क्या होते हैं। मौलिक मतलब ये मुख्य होता है। तो मुख्य अधिकार हमारे क्या क्या है? पहले 7 थे, वर्तमान में 6 हैं। भाग 3 में लिया गया है। भाग 3 में क्या इसका वर्णन किया गया है? अमेरिका से लिया गया है। अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक हमारे सभी मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। पहले 7 थे तो, लेकिन 44वें संविधान संशोधन द्वारा 1979 में क्या कर दिया गया? इसको हटा दिया गया, यहाँ से निकाल करके कानूनी अधिकार में डाल दिया गया। तो इस प्रकार से वर्तमान में 6 ही हमारे मौलिक अधिकार हैं, ठीक है। और इसकी अच्छी बात यह है कि मूल अधिकार को जो प्रारूप दिया था, ये बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। जो हमको प्रारूप दिया था, जो हमको प्रारूप बनाए थे इस मौलिक अधिकार जो हमारे 6-7 जो बनाए गए थे, इसके अंतर्गत जो भी नियम निकाले गए थे, इसका जो प्रारूप बनाया गया था मौलिक अधिकार का, उसका अधिकार जो बनाए थे उनका नाम था पंडित जवाहरलाल नेहरू। ये सब आप नोट करते चलना। पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है जो मौलिक अधिकार के जो प्रारूप बनाए थे, एक रूपरेखा जो तैयार किए थे, उसको बनाने वाला कौन था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ही थे, जिन्होंने मौलिक अधिकार का वर्णन एक प्रारूप के रूप में सर्वप्रथम दिया था, ठीक है। अब हम जो है पहला पढ़ेंगे। पहला अधिकार हमारा क्या है? समता या समानता का अधिकार। क्या है? समता या समानता का अधिकार।
जो हमारा पहला अधिकार, ध्यान से आप समझिएगा, सुनिएगा और नोट करते हुए आप चलिएगा। पहला हमारा है समता का अधिकार। देखिए सबसे पहला समता लिखिए या समानता कहिए, दोनों एक ही बात होगी। चाहे समता का अधिकार कहिए या समानता का अधिकार कहिए, यह जो अनुच्छेद शुरू है कहाँ से, 14 से लेकर के 18 तक। अनुच्छेद 14 से लेकर के, अब आपको इसमें से जो भी अधिकार है आप उसका अनुच्छेद से आप उसको याद कर सकते हो, ठीक है। चलिए हम समझेंगे समता का अधिकार क्या होता है। समता का मतलब होता है समानता। जो हमारा राज्य है, जो हमारी केंद्र सरकार, जो हमारी सरकारें हैं, वह हमारे ऊपर जो भी अधिकार, जो भी कानून बनाएगा वह कानून सभी के लिए समान होगा। वह कानून सभी के लिए समान होगा। जो भी नियम बनाया जाएगा वो सबके लिए समान होगा, चाहे वह स्त्री पुरुष हो, या वो बड़े वर्ग के लोग हों, या वो निम्न वर्ग के लोग हों, या अनुसूचित लोग हों, या कुछ जनजातियां हों। तो जो भी नियम निकाला जाएगा, समता का अधिकार है, तो यह समता का अधिकार सभी के लिए बिल्कुल पूर्ण रूप से बराबर होगा, समान होगा, ठीक है। अब समता का अधिकार जो है, इसके अंतर्गत जो है अनुच्छेद 14 से लेकर के 18 तक का वर्णन किया गया है। यानी कि अनुच्छेद 14 से लेकर के 18 तक का समता के अधिकार का वर्णन किया गया, इसको आप याद कर लेना। अब हम पढ़ेंगे अनुच्छेद 14 का अंतर्गत क्या है। अनुच्छेद आप नोट करते चलिए, विधि की समझ समता का अधिकार। विधि के समझ समता का अधिकार। कोई आपसे पूछेगा कि अनुच्छेद 14 का अंतर्गत क्या है, आप तुम बता देना कि विधि मतलब होता है कानून। विधि मतलब क्या होता है, कानून। तो विधि के अनुसार, विधि के समझ समानता का अधिकार, अर्थात जब कानून जो भी नियम बनाएगा वह सबके लिए बराबर होगा। मैंने आपको जैसे बताया था, चाहे वो जिस जाति का हो, चाहे वो जिस वर्ग का हो, चाहे वो निम्न वर्ग का हो या उच्च वर्ग का हो। तो अनुच्छेद 14 का अंतर्गत ये बताया गया है कि विधि के समझ समानता का अधिकार, जो भी कानून भारत देश में लाया जाएगा उसमें जो है सभी के लिए बिल्कुल एक ही नियम रहेगा। ये हो गया अनुच्छेद 14 के अनुसार। अब अनुच्छेद 15 क्या है, ध्यान सुनिएगा। अनुच्छेद 15 यह है कि भारत की जो सरकार है, या राज्य हो गया केंद्र हो गया, जो सरकार है वह धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, नस्ल के आधार पर, रंग के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर वह भेदभाव नहीं करेगा। यह अनुच्छेद 15 में कहा गया है। अब एक लाइन कहेंगे अनुच्छेद 15 में क्या लिखा है, तो यह लिखा है कि धर्म, नस्ल, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर जो सरकार है वह इसमें भेदभाव नहीं करेगा। अर्थात सरकार कोई नियम निकाल रहा है, तो कोई व्यक्ति काला है, मान लीजिए रंग भेद के अनुसार, तो जो व्यक्ति काला है जो है, तो अब सरकार उसको नौकरी न दे, जो गोरा है उसको दे दे। क्या है, तुरंत वह क्या कर सकता है, उसके अनुच्छेद 15 क्या हो जाएगा, अधिकार का उल्लंघन हो जाएगा ना। इसे जो सरकार है वह रंग हो गया, नस्ल हो गया, ठीक है ना, और वर्ण आधारित हो गया, तो वह ऐसे भेदभाव करने का जो विरोध किया गया है वह अनुच्छेद 15 में। तो जिस व्यक्ति के साथ में ऐसे विरोध होता है तो वह क्या है, अनुच्छेद 15 में उसको अधिकार दिया गया है कि आप वो क्या करोगे, इसका विरोध कर सकते हो। यदि आपको नस्ल के आधार पर, जन्म स्थान के आधार पर यदि आपके साथ कुछ बर्ताव किया जा रहा है, तो अनुच्छेद 15 आपको यह आदेश देता है या आपको अधिकार देता है कि आप जो है सरकार के खिलाफ आप जो है पूछताछ कर सकते हो या उसे कह सकते हो। ये तो हो गया अनुच्छेद 15, ठीक है। अब अनुच्छेद 16 क्या कहता है। अनुच्छेद 16 यह कहता है कि लोक नियोजन में अवसर की समानता। लोक नियोजन में अवसर की समानता, तो लोक नियोजन में एक लोक नियोजन मतलब होता है नियुक्ति। जैसे सरकार जब कोई चीज नियुक्ति करती है ना, तो उसमें समान रूप से वह क्या करती है, वह समान रूप से, जैसे मान लीजिए एग्जाम करवाया है ना, तो वह जो है किसी के साथ कोई भी अन्याय करते हुए कानून ऐसा नहीं बनाएगा
कि जिसको जो है वंचित रखा जा सकता है, वंचित किया जा सकता है। तो लोक नियोजन में समता का अधिकार का मतलब यही हुआ कि कोई अनुसूचित जाति हो गई, कोई अनुसूचित जनजाति हो गया, कोई पिछड़ा वर्ग हो गया, तो इन सब की नियुक्ति के लिए जो है जो भी नागरिक रहेंगे इसके अंतर्गत, उनके लिए बिल्कुल पूर्ण रूप से अवसर उनको मिलेगा। तो इसी को कहेंगे कि लोक नियोजन में समानता। ठीक है ना। तो ये चीज आप जानिए। अनुच्छेद 14 में क्या है? विधि के समझ समता का अधिकार। 15 क्या है? धर्म, जाति, वंश के आधार पर, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव करने का विरोध हम सबको दिया गया है। अनुच्छेद 16 क्या है? लोक नियोजन में समता का अधिकार, अर्थात जब भी सरकार नियुक्ति करेगी तब उसमें सबको समान रूप से उसका अवसर देगी। ठीक है, ये होगा अनुच्छेद 16। और अनुच्छेद 17 का मतलब क्या होगा? अनुच्छेद 17 में यह वर्णन किया गया कि अस्पृश्यता का अंत। अस्पृश्यता यानी आप जिसे कहते हैं छुआछूत। छुआछूत का अंत। अनुच्छेद 17 यह कहता है कि जो भी भारतीय हैं उनके साथ जो कानून है, ठीक है, जो राज्य सरकार है, वह किसी भी भारतीय के साथ उस समय बड़ा ही छुआछूत चल रहा था, तो उसका जो विरोध किया गया था वह अनुच्छेद 17 के अंतर्गत किया गया था। उसमें यह कहा गया था कि जो भी व्यक्ति या जो भी नागरिक पकड़ा जाएगा उसके लिए जो है दंड देने का प्रावधान किया गया है। तो इसलिए जो है अनुच्छेद 17 में छुआछूत का अंत कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया था। पहले बहुत ज़्यादा छुआछूत क्या है प्रचलित था, और वर्तमान समय छुआछूत माल बिल्कुल ही बहुत कम है, या कहीं भी है। ठीक है, तो छुआछूत का अंत कर दिया गया किसमें? अनुच्छेद 17 के अंतर्गत। जैसे कहते हैं अस्पृश्यता यानी कि छुआछूत न करना। ठीक है ना। तो छुआछूत का अंत किसमें किया गया? अनुच्छेद 17 में किया गया है ना। और उसके बाद है अनुच्छेद 18, लास्ट है इसका, लास्ट है अनुच्छेद 18 समता का अधिकार में। मैं बताया कि अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक वर्णन समानता का अधिकार में किया गया। तो अनुच्छेद 18 में क्या है? उपाधियों का अंत। देखिए उपाधियों का अंत मतलब ये होता है कि सेना को छोड़ करके या जो भी सरकार द्वारा आपको सम्मान दिया गया है ना, उसके अलावा राज्य जो है कोई भी उपाधि किसी को प्रदान नहीं करेगा। इसमें लिखा है साफ साफ कि सेना या सेना के सम्मान के सिवाय अन्य कोई भी उपाधि राज्य क्या करेगी? प्रदान किसी भी नागरिक को उपाधि प्रदान नहीं करेगी। और इसके अलावा यदि भारत का कोई भी नागरिक जो है किसी अन्य देश में, अगर आपको वहाँ कोई उपाधि दिया जा रहा है विदेश में, तो आप जब तक भारत देश के नागरिक, जब तक आप भारत देश के राष्ट्रपति से आप पूछोगे नहीं, जब तक यह राष्ट्रपति कहेगा नहीं, तब तक आप किसी अन्य देश में आप कोई भी उपाधि धारण नहीं कर सकते। तो ये अधिकार, यह जो नियम निकाला गया था, अनुच्छेद 18 नियम निकाला गया था, इसका मतलब क्या? उपाधियों का अंत कर दिया गया। तो जैसे मान लीजिए जो विदेश में जाके रहते हैं, है ना, या जो राज्य सरकार है जो उपाधियां प्रदान करती थी, है ना, तो ये जो उपाधियां हैं भारत देश में तो देने के लिए राष्ट्रपति है ना, बिना उसके तो होगा नहीं। लेकिन विदेशों में भी यह नियम निकाला गया है कि अगर आप विदेश में गए हुए हैं, है ना, और विदेश में जो आपको उपाधि दिया जा रहा है, तो आप उसको ग्रहण नहीं करोगे, आप उसको स्वीकार नहीं करोगे तब तक जब तक जो है राष्ट्रपति द्वारा सर्वसम्मत न हो जाएगा। ये तो हो गया हमारा अनुच्छेद 18 के अंतर्गत। ठीक है, हमें आशा है आप लोग क्या है समझते हो, आप लोग चल रहे हो। ठीक है, जो समझ में आए आप पहुँचे हो। ये हमारा हो गया क्या? समता का अधिकार। ठीक है, आप नोट करते चलिए। और दूसरा है हमारा स्वतंत्रता का अधिकार। ये बहुत ही बेहतरीन है भाई, जो हमारा स्वतंत्रता का अधिकार है। ठीक है, दूसरा हमारा क्या है? स्वतंत्रता का अधिकार। इसमें दो प्रकार से क्वेश्चन पूछते हैं, या तो आपसे पूछेगा कि जो है कितने प्रकार के हमको मौलिक अधिकार प्राप्त हैं, आप 6 बता दोगे। जैसे हमारे समता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, बाकी हम आगे बताएंगे ना। फिर कभी क्वेश्चन पूछता है कि कितने प्रकार की स्वतंत्रताएं जो है
वह भारतीय नागरिकों को दिया गया है। कितने प्रकार की जो हैं वह जो है दिया गया है। तो स्वतंत्रता का जो उल्लेख किया गया है भारतीय संविधान में वह अनुच्छेद 19 से लेकर के अनुच्छेद 22 तक का किया गया है। अनुच्छेद 19 से लेकर के अनुच्छेद 22 तक, अनुच्छेद 19 से लेकर के अनुच्छेद 22 तक का जो है स्वतंत्रता का वर्णन किया गया है। अब देखिए हम एक स्वतंत्रता के बारे में आपको बताते हुए चल रहे हैं, आप लिखते हुए चलिएगा। देखिए पहली बात तो स्वतंत्रता का अधिकार किसमें लिया गया है? अनुच्छेद 19 में लिया गया है। जो हमको प्रदान की गई है 6 प्रकार के स्वतंत्रताएं, वह जो है किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 19 में ही 6 का वर्णन किया गया है ना। अब उसी में ABCD कर दिया गया। जैसे मान लीजिए 19 का A हो गया है ना, 19 का B हो गया, तो ऐसे AB करके जो है दिया गया है। तो जो पहली स्वतंत्रता है वह हमको क्या मिला है कि बोलने की स्वतंत्रता, ठीक है ना। तो पहले इस हमारे संविधान में जो है 7 प्रकार की स्वतंत्रता थी, हम आपको बता दें, और अब जो है 6 प्रकार के जो है स्वतंत्रता पूर्ण रूप से है। पहला हमारा क्या है? बोलने की स्वतंत्रता, यानी कि कोई भी नागरिक जो है अपनी बात को सरकार के सामने या किसी के भी सामने वह कह सकता है, आपको रोका नहीं जा सकता। आप किसी भी ऑफिस में आप जा रहे हो या कहीं भी आप सरकारी किसी भी स्थान में संस्थान में आप जा रहे हो, तो वहाँ पे आपको जो बोलने की जो स्वतंत्रता है वो आपके पास बिल्कुल है, आप बोल सकते हो, आप कोई रोक नहीं सकता। तो यह जो स्वतंत्रता में के अधिकार में पहला ही अधिकार है क्या? प्रेस की स्वतंत्रता या बोलने की स्वतंत्रता, ठीक है ना। चलिए, और दूसरा क्या? देखिए सभी आप 19 का A, 19 का B, 19C कर तो लिखना। पहला हमारा क्या है? बोलने की आज़ादी, हम कहीं बोल सकते हैं। और दूसरा हमारा है कि हम जो है बिना हथियार के शांतिपूर्वक किसी एक स्थान पर हमें कुछ आयोजन करने का आदेश मिला है। शांतिपूर्ण ढंग से बिना किसी हथियार के एकत्रित होने के लिए और सभा करने के लिए हमको यह आज़ादी दिया गया है। यानी कि हम जो है कोई भी बंदूक वगैरह तोप वगैरह रख करके हम सभा नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो दूसरी प्रकार की हमको स्वतंत्रता यह मिली है। 19 के B में यह कहा गया है कि जितने भी भारत के नागरिक हैं उनको एक जगह शांतिपूर्ण ढंग से सभा करने का अधिकार दिया जाता है, लेकिन कब? जब वह क्या हो? निहत्थे हों, अस्त्र शस्त्र लेकर के वो लोग बैठ करके सभा का आयोजन नहीं कर सकते। ऐसा करने पर उनके ऊपर दंडनीय कार्यवाही किया जाएगा, ठीक है ना। 19 का B हो गया। और 19 का C क्या है? तीसरा क्या है? तीसरा है कि संघ बनाने की स्वतंत्रता। आप अपना कोई भी आप ग्रुप बना सकते हो, आप अपनी कोई एक टोली बना सकते हो ना, आप अपना बहुत बड़े स्तर पर आप अपना एक समूह बना सकते हो। तो यही है कि आपको क्या समूह बनाने की आपको आज़ादी है, आप अपना ग्रुप बना सकते हो, है ना। तो ये हो गया क्या? संघ बनाने की जो स्वतंत्रता है यह अनुच्छेद 19 के C में कहा गया है। तीसरी स्वतंत्रता हमारी क्या है? यही संघ बनाने की स्वतंत्रता। और चौथी हमारी क्या है कि देश में किसी भी स्थान में आप आवागमन कर सकते हो। यानी कि भारत देश में अगर आप उत्तर प्रदेश में हो, आप जम्मू कश्मीर जाना चाहते हो, आप केरला जाना चाहते हो, तो आपको कोई रोकेगा नहीं, ठीक है ना। तो पूरे भारत देश में आने जाने का जो सुविधा दिया गया है, जो स्वतंत्रता प्रदान की गई है, वह किसमें की गई है? अनुच्छेद 19 के D में किया गया है। देखिए जो हमारी चौथा है आज़ादी, वो यही है कि हम जो है बिना किसी रोक के अपने देश में कहीं भी भ्रमण कर सकते हैं, अर्थात भ्रमण करने की आज़ादी हमको दिया गया है। और इसके बाद क्या है? पांचवा नंबर यह है कि हम अपने भारत देश में कहीं भी आप निवास करने की स्वतंत्रता दिए गए हैं। भारत देश में कहीं भी बसने की स्वतंत्रता, रहने की स्वतंत्रता, घूमने की स्वतंत्रता, ये सब आज़ादी जो हमको दिया गया 1919 के D में किया गया है, E में, ठीक है ना। और अगला हमारा है कि आप जो है अपनी जीविका चलाने के लिए, अपना व्यापार करने के लिए आप एक राज्य से आप दूसरे राज्य में जा सकते हो, है ना। आप एक स्थान से दूसरे स्थान पर आप जा सकते हो, यानी कि व्यापार करने की स्वतंत्रता
हमारा जो है 6वां स्वतंत्रता है। तो 6 प्रकार की हमें स्वतंत्रता प्राप्त किया गया है। पहला क्या है, बोलने की स्वतंत्रता है ना, और दूसरा क्या है, आप निहत्थे होकर के आप सभा का आयोजन कर सकते हो। तीसरा क्या है, संघ बनाने की जो है स्वतंत्रता है। चौथा क्या है, इस पूरे देश में जो है भ्रमण करने की आज़ादी है। और पांचवा क्या है, कहीं भी रहने की आज़ादी है, कहीं भी रहने की आज़ादी है। और जो लास्ट है वह यह है कि व्यापार करने की स्वतंत्रता। आप जो है भारत देश में रहते हुए एक स्थान से दूसरे स्थान पर आप कोई व्यापार कर सकते हो, कोई इसमें बाधा की बात नहीं। तो ये जो है, और जो 7वां था, जो पहले था ना संपत्ति, इसमें भी था संपत्ति की जो है क्या बोलते हैं, अधिकार, ठीक है ना, यह भी इसमें था। लेकिन सेम उसी के अधिकार 1979 के द्वारा ही क्या किया, इसको 44वें संविधान संशोधन क्या हुआ, हटा दिया गया था ना, क्योंकि आज़ादी में आता था तो इसको हटा करके कानून में कर दिया गया। तो वही संपत्ति अधिकार को मिलाते इसमें 7 था, अब वर्तमान में 6 हैं। मैंने 6 का नाम बता दिया। और 6 कैसे लिखा जाएगा, 19 का ए, 19 का बी, 19 का सी, 19 का डी। तो अनुच्छेद 19 में जो है यह वर्णन किया गया है कि भारत में जो नागरिक हैं उनको कितनी प्रकार से स्वतंत्रता दी जाती है, इसका वर्णन कर अनुच्छेद 19 में है। स्वतंत्रता कितने प्रकार की होती है, 6 प्रकार के हमें आज़ादी प्राप्त हुई, हमने आपको पूर्ण रूप से बता दिया, ठीक है। और हम आगे चलते हैं। अनुच्छेद 20 मैंने बता दिया कि 19 से लेकर 22 तक का जो वर्णन है वह किसमें किया गया है, स्वतंत्रता के अधिकार में किया गया है ना। तो अनुच्छेद 19 हो गया। अब अनुच्छेद 20 में क्या पता है, दोष सिद्धि का अधिकार शायद, हाँ, अपराधों के लिए दोष सिद्धि का अधिकार। कोई अपराधी है ना, उसके लिए जो दोष सिद्ध करने का जो अधिकार है उस व्यक्ति को दिया जाता है, ठीक है। मैं पढ़ रहा हूँ, ध्यान सुनिए। बता रहे हैं कि इसमें पहले नियम यह है कि किसी भी व्यक्ति को उसको एक अपराध के लिए उसको एक ही बार सजा मिलेगी। मान लीजिए किसी को जो है 1 साल की जेल हो गई, उन्होंने कोई अपराध किया, 1 साल की जेल हो गया। वो मान लीजिए 1 साल जेल बंद रहा और उसके बाद वो जेल छोड़ करके जब वो बाहर आया तो आपने सोचा कि ये 1 साल में आ गया, अब इसके ऊपर हम उसी केस में इसको फिर फंसा दें, ऐसा नहीं है। यानी कि किसी भी व्यक्ति को जो है एक ही अपराधी को एक ही बार अपराध करने पर उसको दंड दिया जाएगा, दोबारा नहीं। और दूसरा इसमें यह है, ये भी बहुत बड़ी बात है कि अपराधी के समय, अपराध करने के समय जो भी नियम है उसी नियम के तहत ही उसको सजा दी जाएगी। जैसे मान लीजिए कोई आज के 20 साल पहले कोई चोरी किया, उसमें यह नियम था कि जो चोरी करेगा उसको 5 वर्ष उसको कैद किया जाएगा, जेल में रखा जाएगा, है ना। मान लीजिए 2024 चल रहा है, इसमें यह नियम निकाला गया है जो चोर पकड़ा जाएगा उसको 10 साल के लिए जो है सजा दिया जाएगा। अब जो 5 वाला है या जो 10 वाला है वो ये नहीं कहेगा पहले 5 सबका 10 हो गया, तो वो ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि उस समय के अनुसार इस नियम वर्तमान में कौन सा नियम चल रहा है, इस नियम के तहत क्या है, आपके ऊपर जो है अपराध होने का जो सिद्ध है वह नियम आपके ऊपर चलेगा, ठीक है। 2 पॉइंट हो गया। और तीसरा इसमें यह है, किसी भी व्यक्ति को न्यायालय में गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। 3 पॉइंट है जो मैं लिखा था अनुच्छेद 20 में। अनुच्छेद 20 में क्या है, दोष सिद्धि का अधिकार, यानी कि आप जो है अपने दोष को आप सिद्ध कर सकते हो, है ना। तो दोष सिद्धि का मतलब ही हुआ। इसमें 3 पॉइंट आते हैं। पहला पॉइंट यह है कि किसी एक व्यक्ति को एक गलती के लिए, एक अपराध के लिए उसको एक ही बार सजा मिलेगा। और दूसरा पॉइंट क्या था, और दूसरा पॉइंट यह था कि अपराध के समय जो भी नियम चल रहे होंगे उसी नियम के अनुसार उसको सजा मिलेगी। और तीसरा पॉइंट ये है कि जो व्यक्ति है, मान किसी भी व्यक्ति को अपने विरुद्ध गवाही न्यायालय में देने के लिए हम किसी को बाध्य नहीं कर सकते कि तुम चलो हमारी गवाही दो, हम तुमको पूर्ण रूप से बाध्य कर देते हैं, ऐसा नहीं है। हर व्यक्ति क्या है, पूर्ण रूप से स्वतंत्र है, जब उसका मन कहे गवाही देगा, नहीं माने तो वो गवाही नहीं देगा, ठीक है। तो अनुच्छेद 20 में जो है दोष सिद्धि का अधिकार इस प्रकार से किया गया है जैसे मैंने आपको बताया। ये तो हो गया अनुच्छेद 20। कोई ऐसे पूछेगा अनुच्छेद 20 में क्या है, आप क्या बताओगे, दोष सिद्धि का अधिकार। यह पूछा जाएगा कि दोष सिद्धि का अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है, आप बताओगे अनुच्छेद 20 के अंतर्गत आता है कि दोष सिद्धि का क्या अधिकार होता है।
और फिर उसके बाद अब आता है हमारा अनुच्छेद 21। उसके बाद हमारा आएगा अनुच्छेद 21। अब देखिए अनुच्छेद 21 क्या कहता है। अनुच्छेद 21 क्या कहता है कि प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। ध्यान सुनिएगा। अब अनुच्छेद 21 में का हो गया और खा हो। जैसे मान लिया आप पढ़े होगे ना कि 395 अनुच्छेद है ना, तो 395 अनुच्छेद वो 395 ही रहेंगे, ये आप इसको जान लीजिए। आप 396 नहीं होंगे, है ना, लेकिन इनके खंडों में बढ़ोतरी कर दी जाएगी। जैसे मान लीजिए 21 में का है और खा है ना, हम क्या कर सकते हैं, इसमें हम गा बढ़ा सकते हैं, इसके हम घा कर सकते हैं, है ना, लेकिन क्या हम 395 से हम 396 नहीं कर सकते हैं ना। तो किस प्रकार जो उसके खंडों को जो है बढ़ाया जाता है, और कुल मिलाकर के 395 अनुच्छेद हैं तो 395 ही रहेंगे। लेकिन जो अनुच्छेद 21 है उसमें जो है कुल मिलाकर के का और खा दो में वर्णन किया गया है। तो अनुच्छेद का में क्या कहा गया है, सॉरी अनुच्छेद 21 के का में क्या कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को जो है कानून द्वारा स्थापित, ठीक है ना, किसी भी व्यक्ति को संविधान द्वारा स्थापित जीवन जीने की जो प्रक्रिया है उसमें कानून उल्लंघन नहीं करेगा। जैसे मान लीजिए अब स्नान करना हो गया या पूजा पाठ करना हो गया, अब सरकार तो आकर हमें बाधित करेगी नहीं कि तुम सुबह स्नान करके ही पूजा करिए, आप रोज नहाइए। हमारे ऊपर क्या है, व्यक्तिगत जीवन के बारे में, है ना। तो वही चीज बता रहा है कि प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 21 में क्या है, प्राण एवं दैहिक, यानी हम अपने प्राण को बचाने के लिए हम अपने अनुसार जो है क्या है, हम नहाए ना नहाए, पूजा करें या ना करें, ये सारे हमको क्या है, कोई बाध्य हमको नहीं कर सकता। तो दैहिक एवं प्राण स्वतंत्रता का जो संरक्षण किया जाता है वह जो है अनुच्छेद 21 के काम है। और अनुच्छेद 21 के अनुच्छेद जो है अनुच्छेद 21 में था, सही में बता दिया। जो मैं आपको बताया क्या अनुच्छेद 21 में काम में था कि प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 21 में हो गया। और 21 के काम में क्या है, अनुच्छेद 21 के काम यह है कि जो राज्य सरकार है ना, वह 6 वर्ष से 14 वर्ष तक, 6 से 14 वर्ष तक जो भी बच्चे हैं, जो भी 6 वर्ष से लेकर के 14 वर्ष तक जो बच्चे हैं वह जो है उनके लिए शिक्षा का अधिकार। ये बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है भाई। आप स्कूल में जाते होंगे, प्राइमरी मिडिल स्कूलों में, देखो जो उसके दीवारों पर भी लिखा रहता है ना। तो अनुच्छेद 21 की का किसमें कहा गया है, अनुच्छेद 21 के का में यह कहा गया है कि 6 से लेकर के 14 वर्ष तक के जो बच्चे हैं उनके लिए जो है क्या, मुफ्त शिक्षा, फ्री शिक्षा जो है क्या है, राज्य सरकार देगी। चाहे वह कोई भी राज्य हो गया, 6 वर्ष से लेकर के 14 वर्ष जो बच्चे हैं वह जो क्या है निःशुल्क शिक्षा ग्रहण करेंगे, ठीक है ना। यह कब कहा गया था, यह जो है 2002 में 86वें संविधान संशोधन द्वारा, किसमें, 86वें संविधान संशोधन द्वारा 2002 में यह नियम निकाला गया था कि जो राज्य सरकार है वह 6 वर्ष से 14 वर्ष तक जो भी बच्चे हैं उनके लिए क्या है, शिक्षा अनिवार्य करेगी, और उनके लिए शिक्षा क्या रहेगी, निःशुल्क रहेगी। जैसे आप देखिए सरकार क्या है, जितने प्राइमरी स्कूल पढ़ते हैं, मिडिल पढ़ते हैं, सरकार उनकी जो है सारी सुविधा उनको दे रही है। ड्रेस भी दे रहा है, बैग भी दे रहा है, पुस्तक भी दे रहा है, भोजन भी दे रहा है, हर चीज़ सरकार क्या है दे रही है। उनके लिए खेलने का सामान भी उनको दे रहा है। तो बहुत सारी सुविधाएं क्या है हमारे जो है सरकार के विद्यालय में है। लेकिन जो लोग हैं उनकी मानसिकता है कि जब तक बहुत ज़्यादा धन अपने बच्चों के पैसे के बारे में नहीं खर्चा करेंगे उनके पीछे, उनको लगता है ये क्या है, पढ़ नहीं रहा है, जबकि ऐसा नहीं है, अपनी अपनी समझ है। तो अनुच्छेद 21 के का में यह कहा गया है, मैं फिर बता दे रहा हूँ, अनुच्छेद 21 के का में यह कहा गया है कि जो राज्य सरकार है वह अपने राज्य में 6 से लेकर के 14 वर्ष तक जो बच्चे हैं उनके लिए क्या करेगा, वह निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान किया गया है, ठीक है। अब हम चलेंगे अनुच्छेद 22 में। देखिए अनुच्छेद 22 में क्या कहता है, बहुत ही प्रश्न है, बहुत अच्छा अनुच्छेद 22 बहुत ही बेहतरीन है भाई।
कि गिरफ्तारी में आप किस प्रकार से अपने आप को बचाओगे। गिरफ्तारी में संरक्षण कर सकते हो आप, ठीक है ना। गिरफ्तारी में जैसे मान लीजिए आपने कोई गलत काम किया है, पुलिस आपको गिरफ्तार करने आ गई, या आपने गिरफ्तार नहीं किया है फिर पुलिस आ गई, आप क्या करोगे उसके लिए, ठीक है ना। तो अनुच्छेद जो है, अनुच्छेद जो 22 है ना, अनुच्छेद 22 क्या कहता है, ध्यान सुनिए। अनुच्छेद 22 कहता है कि कुछ दशाओं में गिरफ्तारी के बारे में कुछ संरक्षण दिया गया है। अनुच्छेद 22 बताता है कि गिरफ्तारी के संदर्भ में कुछ नियम बताए गए। आप भी नियम बहुत ध्यान सुनना, ये अनुच्छेद 22 जो नियम है आपके लिए बहुत काम आएगा। जैसे पहला नियम क्या है, पहला नियम यह है, अगर किसी भी व्यक्ति को मनमाने ढंग से अगर हिरासत में ले लिया गया हो, अनुच्छेद 22 क्या कहता है, ध्यान सुनिएगा। यदि किसी भी व्यक्ति को पुलिस ने क्या किया, वो अपने मनमाने ढंग से आपको हिरासत में आपको ले रहे हैं, ठीक है ना, तो उसके अंतर्गत आप पुलिस से 3 प्रश्न कर सकते हो। अगर आपको पुलिस उठा के ले जा रही है, आप उससे 3 प्रश्न पूछ सकते हो वहीं पर। ये नहीं कि आपको थाना ले जाए तब आप उससे पूछो। अगर आपको पुलिस पकड़ने आ रही है, आप उससे 3 प्रश्न पूछ सकते हो। पहला प्रश्न क्या है कि उसको पहली बात कारण बताना होगा, वो आपको क्यों गिरफ्तार कर रहा है। पहला कारण उसको बताना होगा, पुलिस आपको क्यों गिरफ्तार कर रहा है, यह जो पहला पॉइंट है। और दूसरा प्रश्न आप उससे यह पूछोगे या कैसे बचोगे, दूसरा यह है कि 24 घंटे के अंदर मान लीजिए वो किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन अधिकार दिया गया है सरकार द्वारा, संविधान द्वारा, कि 24 घंटे के अंदर उस अपराधी को न्यायालय के समक्ष क्या करना पड़ेगा, प्रस्तुत करना पड़ेगा। अनुच्छेद 22 बताता है कि 3 प्रकार के अधिकार इसमें दिए गए हैं। पहला यह है कि आपको गिरफ्तारी का कारण पूछना होगा, और दूसरी बात, यदि वो आपको कारण बता दिया गया तो 24 घंटे के अंदर वह आपको न्यायालय में प्रस्तुत कर देगा। अथवा और एक बात सुन लीजिए, अगर बीच में शनिवार पड़ गया, अगर आपको शनिवार को गिरफ्तार कर लिया गया तो उसमें संडे या रविवार नहीं लिया जाएगा। आप ये मत सोचना कि जो शुक्रवार को गिरफ्तार करी तो संडे को आपको लेके जाए, नहीं, फिर 24 घंटा नहीं लिया जाएगा, फिर आपको बढ़ जाएगा, फिर मंडे को आपको ले जाएगा, ठीक है ना। अगर बीच में संडे नहीं पड़ रहा है तो वो आपको 24 घंटे के भीतर ही क्या करेगा, वो आपको न्यायालय के समक्ष क्या कर देगा, प्रस्तुत कर देगा। दूसरा अधिकार ये बचने का। और तीसरा ये है कि जो भी गिरफ्तार किया हुआ व्यक्ति है वह अपने मनपसंद वकील से सलाह ले सकता है, या अपने केस में वकील का साथ ले सकता है, ठीक है ना। तो 3 प्रकार की बातें हैं। पहला, गिरफ्तारी कारण पूछोगे। दूसरा, 24 घंटे के अंदर जो वह व्यक्ति है उसको जो पुलिस लोग हैं वह क्या करेगा, न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करेगा। और तीसरा पॉइंट मैंने आपको क्या बताया कि वकील से आप सलाह ले सकते हो, आप अपने मनपसंद वकील से सलाह ले सकते हो, कोई आपकी जबरदस्ती नहीं, ठीक है ना। तो इस प्रकार से जो अनुच्छेद 22 के अंतर्गत कुछ और नियम निकाले गए हैं, ठीक है ना, लेकिन आप इतना ही जानना, ठीक है। अब हमारा अगला है शोषण के विरुद्ध अधिकार। मैंने आपको 2 अधिकार पढ़ा दिया, मैंने आपको 2 अधिकार पढ़ाया, ठीक है ना। तो पहला अधिकार आपने क्या पढ़ा, समता का अधिकार। दूसरा आपने क्या पढ़ा, स्वतंत्रता का अधिकार। तीसरा क्या पढ़ोगे, शोषण के विरुद्ध अधिकार, ठीक है ना। यह जो आपका लिया गया है अनुच्छेद 23, इसमें कम है, अनुच्छेद 23 और अनुच्छेद 24 है, ठीक है ना। अब देखिए, शोषण का मतलब ही होता है कि आप किसी भी व्यक्ति से जो है आप क्या कर सकते हो, किसी व्यक्ति का आप शोषण कर रहे हो, है ना, उसको परेशान कर रहे हो, जिसका जो है शोषण किया जा रहा है, तो उसके विरुद्ध आपको क्या अधिकार दिया गया है ना। तो देखो अनुच्छेद 23 क्या कहता है, ध्यान सुनिएगा। पहले देखिए अनुच्छेद 23 का अंतर्गत है क्या। अनुच्छेद 23 का अंतर्गत यह है कि मानव के दुर्व्यापार और बलात् श्रम का प्रतिषेध किया गया है इसमें, किसमें, अनुच्छेद 23। हम आपको समझाएंगे यह क्या है। देखिए,
अनुच्छेद 23 यह कहता है कि किसी व्यक्ति की खरीद बिक्री पर, है ना, या जो उसका बेगारी है। देखिए बेगारी मतलब होता है जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति आपके यहाँ काम करने के लिए आया है ना, आप उसे ज़बरदस्ती आप उसे बहुत ज़्यादा काम करवा रहे हो, है ना, बेगारी उसको आप करवा रहे हो। तो इन सब के लिए जो है वह व्यक्ति का क्या कर सकता है, उसको अधिकार दिया गया है, ठीक है ना, उसको अधिकार दिया गया है कि आप जो है क्या है, जबरदस्ती आपसे कोई काम नहीं लेगा। इसका मतलब ये हुआ, अनुच्छेद 23 में ये हुआ कि जबरदस्ती जो है आपसे जो है काम कोई भी व्यक्ति नहीं ले सकता। अगर आपका मन है तभी आप वहाँ कार्य करिए, अगर आपका मन नहीं है आप वहाँ कार्य मत करिए। यह अनुच्छेद 23 हमको यह बताता है कि बेगार श्रम का जो विरोध है वह इसी में किया जाता है, ठीक है ना, अनुच्छेद 23 हो गया। लेकिन इसमें एक चीज और कहा गया, इसमें नोट है भाई, क्या कह रहा है, यदि सरकार को मान लीजिए, यदि सरकार को राष्ट्रीय सेवा करनी पड़े तब उसके लिए हम बाध्य हैं। जैसे मान लीजिए कहीं से विदेश से किसी दूसरे देश ने आक्रमण कर दिया, है ना, तो सरकार के कहने पर हम सभी लोग चलेंगे उससे युद्ध करने के लिए। या राष्ट्रीय सेवा कहीं और पड़ गई, मान लीजिए कहीं साफ सफाई होने वाली है ना, तो सरकार ने हमको बुला लिया तो हमको वहाँ पर जाना ही पड़ेगा, ठीक है ना। तो जहाँ पर राष्ट्रीय सेवा होगा, जहाँ पर राष्ट्रहित कार्य होगा, वहाँ पर अगर सरकार चाहेगी हम सबको बाध्य करके वहाँ पर बुला सकती है, ठीक है ना। ये नोट इसमें है, यह जो है बिल्कुल सरकार के लिए, अन्य व्यक्ति के लिए नहीं कि आप किसी व्यक्ति को जो है दबाव में आकर के जबरदस्ती आप किसी व्यक्ति से अपने घर पर काम करवाइए, ये ऐसा नहीं है, ठीक है ना। ये कौन कहता है, अनुच्छेद 23 कहता है। अब अनुच्छेद 24 क्या कहता है, अनुच्छेद 24 यह कहता है बालकों के नियोजन का प्रतिषेध। अनुच्छेद 24 क्या कहता है, बालकों के नियोजन का प्रतिषेध। इसका मतलब होता है